बीजापुर कांकेर में अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया जा रहा है। नक्सलियों को संविधान की प्रति दी गई। 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीजापुर में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। सरेंडर नक्सलियों पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम था। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको बीजापुर से, जहां कांकेर में अंतिम सांसें गिन रहा अब नक्सलवाद। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया गया है। नक्सलियों को संविधान की प्रति दी गई, कॉपी दी गई। 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था हथियारों समेत। हथियार भी आपको दिखा रहे हैं कि 47 SLR, इसके अलावा इंसास जैसे हथियार आपके सामने रखे हैं। 303 राइफल और बाकी हथियार जो ऑटोमेटिक हैं, सेमी ऑटोमेटिक हैं, वो रखे हुए हैं। इन हथियारों के साथ 51 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया था और 21 नक्सलियों ने अब सरेंडर किया है, जिन्हें संविधान की प्रति देकर उनका स्वागत किया गया। इस प्रकार कुल 11 जो टॉप लेवल के जो पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी लेवल का जो कैडर्स है, जो लीडर्स उनका माओवादी संगठन का, वो विगत 10 महीने में यदि मुठभेड़ में उनका डेड बॉडीज रिकवर की गई अथवा उन्होंने सरेंडर किया। इस प्रकार माओवादी संगठन का जो जैसा एक समय में उनका लगभग 45 के आसपास पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर हुआ करते थे, वो संख्या कम होते होते वर्ष 2025 के शुरुआत में 17-18 की संख्या में रह गई। जिस तरीके से विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिलों में माओवादियों के विरुद्ध में काफी प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा आउटकम काफी सकारात्मक रहा है। यदि ये 2 साल की अवधि की यदि बात करेगा, लगभग 450 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। खासतौर पर वर्ष 2025 में जो माओवादियों का टॉप लीडरशिप है, जिसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इस प्रकार 4 पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई है। इसके बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जो माओवादी आत्मसमर्पण किए थे, वो आज माओवादी जो है यहाँ पर पहुंचे और उन्हें पुलिस अधीक्षक और यहाँ तक कि आईजी के साथ तमाम पुलिस अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में संविधान सौंपा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे हथियार अभी भी मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर बीजीएल दिख रहा है आपको, इसके अलावा सिंगल शॉट के राइफल दिख रहे होंगे। 315 बोर की राइफलें हैं, 303 बोर की इंसास SLR सहित AK-47 है। ये वही हथियार है जो हथियार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हथियार खासतौर पर देखा जाता है कि जब मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ के दौरान जो जवान होते हैं, जवानों को जो घायल कर देते हैं, घायल होने के बाद उनकी जो हथियार रहते हैं उसे लूट लिया करते हैं और लूट कर अपने साथ ले जाया करते हैं। ये वही हथियार हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि AK-47 जैसे हथियार यानी कि बड़े कैडर के माओवादी रखा करते थे, SLR जैसे हथियार है। और ये तमाम हथियार यहाँ पर 18 की संख्या में अभी भी है। और ये जो हथियार है, यहाँ से अब पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। जो माओवादी आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे, वो अपने साथ लेकर पहुंचे थे। अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जगदलपुर के इलाके में जो 210 माओवादी आत्मसमर्पण किया था, उसमें 153 हथियार लेकर पहुंचे थे। तो लगातार जो माओवादी है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। अभी भी उत्तर बस्तर के इलाके में कुछ माओवादी बचे हैं। निश्चित तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भी वो माओवादी जो है हथियार लेकर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पहुंचेंगे और उत्तर बस्तर अब शांति की राह पर अग्रसर होगा। धीरज तिवारी, NDTV, कांकेर। ये आपने कांकेर की खबर देखी। उधर बीजापुर में भी सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। मुख्य धारा में ये 51 नक्सली वापस लौट आए हैं। सरेंडर नक्सलियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर नक्सलियों पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम था। एक अच्छी खबर है कि 51 माओवादी हैं, वो पुनर्वास की तरफ आज लौट रहे हैं, जिस पर से PLJ बटालियन नंबर 1 और कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं। ACM स्तर के 1 प्लाटून एवं एरिया कमेटी सदस्य 7 हैं, LOA सदस्य 3 हैं। इस प्रकार कुल 51 नक्सल मेंबर्स हैं, जिस पर टोटल 66 लाख का इनाम था, जो आज यहाँ पुनर्वास के लिए आए हैं। अगर बीजापुर की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 138 माओवादी मारे गए हैं और 485 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर 2024 से हम बात करें तो लगभग 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 196 माओवादी मारे गए हैं और 986 माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।
तो इसमें मुख्यतः जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो रहा है और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंटल की नीतियां हैं और जो पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर ये माओवादी आज पुनर्वास में शामिल हुए हैं। मैं आगे की ब्रीफिंग के लिए डीआईजी रेंज बीजापुर से अनुरोध करता हूं। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस्तर से मेरे सहयोगी विकास और रायपुर से नीलेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं विकास के पास जा रहा हूं। विकास, 21 कांकेर के, 51 बीजापुर के, यानी हो गए 72। आज ये बड़ा दिन रहा नक्सल सरेंडर के लिहाज से। किस स्तर के नक्सलियों का आज सरेंडर देखने को मिला है बीजापुर में? देखिए, बीजापुर में भी जिस तरह से पीएलजीए की बटालियन नंबर 1, 2 और 5 के जो हैं माओवादी हैं इसमें, और साथ ही साथ एसीएम और अलग अलग इलाके पार्टी मेंबर और साथ ही साथ चेतना नाट्य मंडली और अलग जो उनके अलग अलग दलम है, उसके कुल 51 माओवादियों ने समर्पण किया। इन पर 66 लाख रुपए का इनाम था। ऑल ओवर अगर देखा जाए कांकेर और बीजापुर को मिलाकर तो कुल 72 माओवादी हैं जिन पर 1,51,51,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जब से वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अपने 60 साथियों के साथ और उसके बाद रुपेश उर्फ सतीश कोपा ने अपने 210 साथियों के साथ जगदलपुर में हथियारों के साथ इस हथियारबंद संघर्ष को विराम देते हुए पुनर्वास की तरफ आगे कदम बढ़ाया है, उसके साथ उन्होंने एक आह्वान को लेकर एक आधे घंटे का अपना वीडियो मैटर भी जारी किया था। तो लगातार वो जो माओवादी जो उस वक्त वापस नहीं आ पाए थे, अब उनमें भी ये बात फैल कर आ रही है कि जब उनके शीर्ष नेताओं ने हथियारबंद संघर्ष को विराम देने की घोषणा की है तो निश्चित ही तौर पर अब वापस लौटने का वक्त हो चला है। और जो भी उनसे प्रभावित हैं या उनके प्रभाव से में रहे हैं वो अब वापस लौट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो लगातार 2024 से अब तक जो ऑपरेशन हुए, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा ऐतिहासिक सफलताएं पुलिस के जवानों को मिली। बसवराजू जो कि महासचिव रहे उन्हें मार गिराया गया। बड़ी संख्या में सेंट्रल कमेटी, डीवीसीएम और एसजेडसीएम स्तर के जो शीर्ष नेता है उन्हें मार गिराने में पुलिस के जवानों को बस्तर में दंडकारण्य में सफलताएं मिली। उसका भी एक दबाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इसके अलावा तीसरी वजह देखी जा रही है कि जो समर्पण नीति के पहले जो थी उसमें और ज्यादा परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तन करने के साथ साथ जो अभी रुपेश और वेणुगोपाल जो आए हैं, इसमें रुपेश ने जो छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की और उसमें उन्होंने जो 3 शर्तें जो सरकार ने मांगी है कि वो उन्हें डीआरजी में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में जो माओवादी समर्पण करते हैं उन्हें कभी भी डीआरजी या पुलिस बल में नहीं भेजा जाता। उनकी स्वेच्छानुरूप जिस काम को करना चाहें उन्हें उसी में प्रशिक्षण देकर आगे पुनर्वास की नीति के तहत उन्हें लाभ दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो माओवादी सरेंडर करते हैं उन्हें डीआरजी में भेजा जाता है, जो कहीं ना कहीं उन्हें नापसंद होता है, लेकिन मजबूरीवश, क्योंकि अगर डीआरजी में नहीं जाएंगे तो उन पर लगे सारे मामलों के आधार पर उन पर कार्रवाई होगी, इस डर में उन्हें डीआरजी में जाना होता है। लेकिन इसे भी माना गया है। तो ऐसे कुछ समर्पण नीति में बदलाव किए गए, इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अब माओवादियों को ये डर नहीं है कि अगर वो समर्पण करेंगे तो उन्हें फिर से हथियार उठाना पड़ेगा। कई बार वो कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन इस बात को जरूर विरोध करते हैं कि हम हथियार छोड़कर आए हैं, लेकिन सरकार ने हमें फिर से हथियार थमा दिए। तो हथियार छोड़ना चाहते हैं, वो हिंसा छोड़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो सरकार की तरफ से हो या माओवादियों ने ये बात कही भी थी एनडीटीवी पर कि वो ना यहाँ से हथियार उठाएगा ना वहां से उठाएगा। उसके साथियों के बारे में भी उसने यही बात की थी। मैं आपके पास विकास लौट रहा हूं, लेकिन नीलेश आपके पास हम जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे इसी प्रोत्साहन की कि रुपेश ने जो आह्वान किया, जो अपील की, उसका भी असर हो रहा है। तो ये दबाव है, साथ ही साथ ये एक आह्वान भी है, अपील भी है। और जब इतनी बड़ी तादाद में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं नीलेश, और जब वो देख रहे हैं कि वो सुकून से हैं, संतुष्ट हैं, तो शायद उससे आकर्षित हो रहे हैं बाकी के नक्सली। और यही वजह है कि पहले जो संख्या सरेंडर के टाइम पर 4, 6, 10 हुआ करती थी, अब वो 21, 51, 210 वो संख्या ऐसी हुआ करती है। बिल्कुल आसिफ, इसको एक शब्द और जोड़ दें कि अभाव, दबाव और प्रभाव तीनों का असर इसमें देखने को मिल रहा है। अभाव इस बात का कि जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही थी सुरक्षा बल के जवानों के पास, तो अब इनके पास छुपने के लिए जगह का अभाव, क्योंकि जगह जगह सर्चिंग अभियान उन इलाकों में भी किए जा रहे थे जहां पर एक समय में पहुंचना मुश्किल हो रहा था। और इसके अलावा जब लगातार जब मुठभेड़ में इनको जब सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे थे, मुठभेड़ हो रही थी, तो इन तक जो जरूरी सामान है वो भी पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, यानी कि जो संसाधन है उसका भी अभाव इनको झेलना पड़ रहा था। दूसरा उसी बात का दबाव था कि लगातार सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में सर्चिंग के लिए निकल रहे हैं। एक साथ कई बार 2000, 2500 जवान भी ऑपरेशन पर
एक ऑपरेशन पर निकल रहे थे, तो इसमें इनकी जो टुकड़ियां थी वो उनके मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो रही थी। ये भी एक था, तो ये दबाव की स्थिति थी। और प्रभाव जो है वो एक, जैसा कि थोड़ी देर पहले विकास जी भी जिक्र कर रहे थे कि प्रभाव जो है वो सरकार की जो नीति है, जो योजनाएं चल रही है उसका प्रभाव है, और जो सरेंडर होकर आ रहे हैं जो खासकर बड़े नेता, जिसका कि जिक्र किया विकास जी ने कि रुपेश के जो लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं, भूपति के जो सोनू दादा के वीडियो जारी हुए, और उसके बाद जो उन्होंने जो सरेंडर किया, क्योंकि वो टॉप लीडरशिप थे और एक समय में एक मानकर चला जा रहा था कि बसव राजू के बाद कमान संगठन की उनको दी जाएगी। ऐसे में उस स्तर के नेता का सरेंडर कर देना और 60 माओवादी साथियों के साथ सरेंडर करना और हथियार के साथ करना, इस बात को लेकर अभी एक मैसेज गया, एक प्रभाव पड़ा जो बाकी निचला कैडर था कि जब इतना बड़ा लीडर अगर कुछ डिसीजन ले रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सोच समझ कर ही उसने निर्णय लिया होगा, उसको मानना चाहिए। तो उसके प्रभाव में जो लोग थे, उसके कई ऐसे उसमें माओवादी हैं जिनमें जो सरेंडर कर रहे हैं, जो इन नेताओं द्वारा भर्ती कराए गए थे, इनके नेताओं द्वारा ट्रेनिंग दिए गए थे, तो उनका प्रभाव उस पर देखने को मिल रहा है। तो ये अभाव, प्रभाव और दबाव की जो तीन हैं, उसका ही नतीजा ये है कि अब बड़ी संख्या में, पहले भी सरेंडर होते थे लेकिन पहले और अब के सरेंडर में दो बड़ा अंतर है। एक तो बल्क में सरेंडर हो रहे हैं, बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो कि हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले बहुत ही कम ऐसे मौके हुए हैं, इक्का दुक्का ही शायद कोई ऐसा मौका हुआ होगा जिसमें हथियार के साथ माओवादी सरेंडर किए हों। नहीं तो हर समय ऐसा होता था कि जो सरेंडर भी कर रहे थे वो हथियार छोड़ कर आ रहे थे, और यही बात लगातार उठ रही थी कि हथियार छोड़ना और हथियार छोड़ कर आना, दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन अब जो सरेंडर हो रहे हैं उसमें माओवादी हथियार लेकर आ रहे हैं, खासकर जो उनके पास हथियार हैं वो जरूर लेकर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव की ओर, बड़ी बदलाव है, और इसका नतीजा भी जो तय मानकर चला जा रहा है कि तय समय सीमा की गई है उसमें असर देखने को मिलेगा। विकास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीलेश से मुझे एक सवाल और पूछना है। नीलेश, क्या पुनर्वास नीति में, नियमों में कुछ बदलाव किया गया है क्या, जिस तरफ विकास इशारा कर रहे हैं? देखिए, कागजी तौर पर जो नीति है उसमें अभी कोई जो नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसको दावा करती है छत्तीसगढ़ सरकार की देश की सबसे बेहतरीन पुनर्वास नीति है, उनके पास सरेंडर पॉलिसी है। लेकिन बावजूद इसके इस दावे के बाद भी हमने देखा था कि लगातार महाराष्ट्र और तेलंगाना में बड़े कैडर या ऐसे कैडर जिनका प्रभाव पड़ सकता था, वो तेलंगाना या महाराष्ट्र में सरेंडर कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे थे। तो उसके पीछे जो एक बड़ा कारण था, जिसका विकास जी ने थोड़ी देर पहले ही जिक्र भी किया, कि छत्तीसगढ़ में जो पॉलिसी थी उसमें एक बात का ये जिक्र था कि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो बाकी सुविधाएं तो आपको मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सरकार ने तय कर रखी है। लेकिन जो पुराने केसेस हैं, जैसा कि जब पुरानी घटनाओं में नामजद हैं जो माओवादी, उनके ऊपर वो केसेस हट जाए, उसके तहत कार्रवाई नहीं की जाए। उसमें एक शब्द था कि माओवाद विरोधी अभियान जो छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं उसमें उनको सहयोग करना होगा। और उसमें सहयोग कैसे करना होगा? उनमें सहयोग करने के लिए उनको एक ही तरीका था कि डीआरजी जो एक यूनिट बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की, उसमें उनको शामिल किया जाता था, और उनके नेतृत्व में ही जो है कई सारे ऑपरेशन लॉन्च किए जाते थे, उनसे जो इनपुट मिलते थे उनको तरीका पता था, उनको जगह पता थी। ये जो पूर्व नक्सली हैं, इनकी डीआरजी में शामिलात के बाद जो सक्सेस रेट है वो किस तरह से बढ़ा है, वो हमने हाल के कुछ महीनों में देखा है, हाल के कुछ सालों में हमने देखा है। मैं एक सवाल लेके विकास के पास जा रहा हूं। विकास, बहुत छोटे में आप जानना चाहूंगा। देखिए, अब आम आदमी सवाल जानना चाहता है, इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि जो नक्सली अभी बचे हैं, हिडमा सरीखे जो बड़े नक्सली बचे हैं, अब उनके पास क्योंकि सपोर्ट नहीं है, उनके साथी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, उनकी टुकड़ियां जो भी उनके पास बचे हुए हैं, उनको कैसे वो संभाले हुए और कब तक संभाले रह सकता है? देखिए, बहुत विषम परिस्थिति से इन दिनों जो है माओवादी पार्टी गुजर रही है। लेकिन वो पता नहीं माओवादी संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें देवजी शामिल है। हालांकि आज एक गणेश का पर्चा आया है जो कि उड़ीसा से, जिसको उन्होंने खंडन किया है कि देवजी को अभी महासचिव चुना नहीं गया है, जिस तरह की अफवाहें चल रही है। लेकिन जिस तरह से देवजी के नेतृत्व में हिडमा या दामोदर, देवा, एर्रा जैसे जो माओवादी हैं जो अभी भी अड़े हुए हैं, ये भी बात निकल कर आ रही है कि बीते दिनों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के किसी इलाके में इनकी एक बड़ी बैठक हुई और इन्होंने फिर से अपना कार्यभार बदला और इस बात पर फैसला हुआ कि वो हथियार नहीं सौंपेंगे, वो आखिरी दम तक सरकार से लड़ते रहेंगे, इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे। कोई कौन सी ऐसी उम्मीद है, ये सबको चौंकाने वाली है। और इसी वजह से आज बस्तर सुंदरराज पी ने कांकेर से उन्हें चेतावनी भरी अपील भी की कि आप जमीन में चले जाइए, हाँ, सही बात है, या तो आप हथियार छोड़िए या फिर आप जवानों की गोली का शिकार बनेंगे, आपको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये बात बड़ी साफ है। अब देखना यह कि एक तरफ नक्सलियों का वो प्रण है और दूसरी तरफ सरकार का प्रण है
31 मार्च 2026 का। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका विकास। नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे दो सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख